हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th CBSE चैप्टर 1 सेट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर की जो भी कंसेप्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेंगे, यानी उनके बारे में समझेंगे कि क्या कंसेप्ट हैं जो चैप्टर सॉल्व करने में यूज़ किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं पहले कि चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ प्रेयर नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि इस चैप्टर को हम लोग और आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो नॉलेज कहाँ से आएगी? वो नॉलेज है आपका बैक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो इसमें आप लोगों ने अगर जो रियल नंबर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आप सेट के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो, इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब रियल नंबर्स में आता था आपका रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ये सारी चीज़ें हैं। इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, वो हमें पता होनी चाहिए, तो हम सेट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आइए पहले हम सेट के बारे में समझते हैं क्या होता है सेट। सबसे पहले स्टूडेंट, सेट की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो सेट की डेफिनेशन है अ सेट is the collection of a set is the well-defined collection of objects. Okay students, a set is a well-defined collection of object. set जो होता है वाकई में collection of objects होता है, बट वो कलेक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए। अब वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, कैसे समझ सकते हैं वेल डिफाइन का मतलब? वेल डिफाइन का मतलब है कि सेट में, यानी इस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर होने चाहिए। तो हम लोग समझ सकते हैं कि बोल सकते हैं उसे कि वो वेल डिफाइन कलेक्शन है। तो स्टूडेंट, आइए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं आपकी क्लास का। सपोज दैट आपके पास क्लास 11th है जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, क्लास 11th। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं आपसे कि आप बताओ क्लास 11th के वो बच्चे जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th के बेस्ट स्टूडेंट्स के बारे में। तो आप सोचोगे अब कि क्लास 11th के जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो किस बेस पे सेलेक्ट करें हम लोग। अब जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो सोचेगा कि जो जिनके हाईएस्ट जिनके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं एग्जाम्स में, वो हैं बेस्ट स्टूडेंट्स। लेकिन अगर जो कोई गेम में इंटरेस्ट रखने वाला स्टूडेंट्स होगा, उससे पूछोगे तो वो बच्चे बताएगा भाई जो गेम में एक्सपर्ट है वो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। किसी और बच्चे से पूछोगे तो वो अपनी ओपिनियन बताएगा, मतलब हर किसी की ओपिनियन अलग अलग होगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बेस्ट स्टूडेंट्स के बारे में नहीं पता कर सकते हैं। अगर जो मैं लिखता हूं यहाँ पे क्लास 11th में 5 बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th के बेस्ट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, क्या ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है? बोलो, नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो 5 बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है कि किस वे में बेस्ट। लेकिन अब मैं बात करता हूं क्लास 11th के ही उन स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए जरा, 5 स्टूडेंट्स who got more than 80% in your class, या in class 11th। ओके स्टूडेंट, मैंने लिखा है 5 स्टूडेंट्स who got more than 80% in class 11th। वो बच्चे जो क्लास 11th में 80% से ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं। अभी तो आप लोग 11th में आ गए हो,
तो मैंने यहाँ पे 11th लिख दिया है, बट कोई नहीं, यहाँ पे 10th कर सकते हैं क्योंकि आप लोग के जो मार्क्स आने वाले हैं वो 10th में से आएंगे। तो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो 80% से मैक्सिमम मार्क्स लाए हैं, अब 80% से मैक्सिमम लाने वाले बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, बट उसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक ग्रुप है, उसके मेंबर हैं वो। तो स्टूडेंट्स, जो सेकंड केस है ये आपका सेट हो जाएगा, इसे हम लोग सेट बोल देंगे क्योंकि ये स्टूडेंट वो हैं हु गॉट मोर देन 80% मार्क्स, बाकी ये सेट नहीं होगा आपका। तो ये पता चल गया हमें। अच्छा, अगर जो मैं आपसे पूछता हूँ कि नेम द 5 बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 5 बेस्ट राइटर्स के बारे में, तो बेस्ट राइटर को कैसे, किस बेस पे मैं उन्हें डिसाइड कर सकता हूँ कि वो बेस्ट है? नहीं कर सकता मैं। तो इसी की वजह से स्टूडेंट वो एक सेट नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि 7 डेज ऑफ अ वीक, हम लोग जानते हैं भाई वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज के स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक सेट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे और बात करें तो 30 डेज ऑफ अ मंथ, मंथ के 30 डेज डेट्स, वो भी सेट हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट आई थिंक आपको कंफर्म हो गया है कि व्हाट आर सेट एंड व्हाट आर नॉट सेट्स, ये कंफर्म हो गया। तो स्टूडेंट आइए अब और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी स्पेस है, सेट पता चल गया। अब एलिमेंट्स, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत इजी है, एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ये कहाँ से आते हैं। अब बताओ, जो फर्स्ट वाला केस है ये तो सेट ही नहीं है, सेकंड केस है, इसमें 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके 80% से अबव मार्क्स आए क्लास 10th में। ओके स्टूडेंट्स, तो वो जो 5 स्टूडेंट्स होंगे उनके नेम्स होंगे, उन नेम्स को हम लोग बोलेंगे वो एलिमेंट्स है। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट का नाम ए है, सेकंड का नाम बी, सी, डी और ई, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके मोर देन 85% आया है। तो स्टूडेंट्स, जो ए बी सी डी हैं इन्हें हम बोलेंगे ये एलिमेंट्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं सेट की। ओके, सेट के 5 ऑब्जेक्ट्स या फिर 5 एलिमेंट, एक ही बात है। अच्छा, अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि कोई भी सेट होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, तो इसे रेज करता हूं मैं। इफ यू वांट टू राइट इट, सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। सो समझते स्टूडेंट आगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं। फर्स्ट नंबर होता है रोस्टर मेथड, ओके, रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। ओके, मेथड को फॉर्म में बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ओके, जैसा कि यहाँ पे जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सारे लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म है, या रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड, सेम थिंग। तो स्टूडेंट, नाम से आपको पता चल रहा है रोस्टर, ये टेबुलर, एक टेबल को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है, सेट को मोस्ट ऑफ केसेस में कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। अब वो कैपिटल लेटर क्या हो सकता है भाई, ए बी सी, कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है किसी भी लैंग्वेज का। ओके, अब बात आती है कि जो ये तो सेट को रिप्रेजेंट करने वाला हो गया, अब सेट को हमें शो करना है तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है। ओके, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं हम लोग सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डालते हैं। सपोज दैट अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि 5 स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 80% मार्क्स इन 10th, तो एग्जांपल के तौर पे मैं लिख लूंगा ए बी सी डी ई, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एंड स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ केसेस में ये भी करते हैं हम लोग कि जो एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग स्मॉल लेटर्स में इंडिकेट करते हैं। स्मॉल लेटर्स के अलावा ये कुछ भी हो सकते हैं, आपके नंबर्स हो सकते हैं,
लेटर्स हो सकते हैं, किसी स्पेसिफिक थिंग्स की नेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको देख पा रहे हो यहाँ पे एक टेबल सी बन गई है, तो इसी को वजह से हम लोग इसे टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली कॉमा से सेपरेट करके एलिमेंट्स को सेट कर दिया जाता है। तो दीज टाइप ऑफ सेट आर सेट टू बी इन रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भी है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इसका दूसरा नाम होता है रूल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सब सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड, ये मेथड रूल फॉर्म एक ही बात है, इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो स्टूडेंट अब यहां से किसी सेट को मैं रिप्रेजेंट करने की बात करूंगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कैपिटल लेस फुल एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं हम लोग, कर्ली ब्रैकेट भी यूज करते हैं। अब स्टूडेंट यहां पे लेते हैं एक वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो कि फुल ब्रैकेट को जो टेबुलर फॉर्म में आया है उसके सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करे, सिंगल वन वेरिएबल। कैसे स्टूडेंट्स, सपोज दैट मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट का मतलब पता है आपको। अब ये x इन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये सभी क्या है? अब स्टूडेंट्स मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो हैं एलिमेंट्स ये रिप्रेजेंट कर रहे थे द स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 80% इन क्लास 10th। क्लास 10th में 80% से ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो स्टूडेंट्स x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? बोलो, x रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे x सच दैट x इज अ स्टूडेंट who got more than 80% in क्लास 10th। क्लास 10th में 80% से ज़्यादा मार्क्स इसने स्कोर किए हैं। तो x सच दैट x इज अ स्टूडेंट, x एक स्टूडेंट है जो कि 80% से ज़्यादा मार्क्स गेन करता है। तो स्टूडेंट्स ये और ये एक ही चीज़ है, क्योंकि क्लास 10th में जो मैंने समझाया था इससे पहले उसमें स्टूडेंट्स केवल अगर जो 5 स्टूडेंट हो केवल जिन्होंने 80% से ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं तो वो 5 ये आ गए, यानी अब जो x हो सकता है वो x केवल इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट वही हैं जिन्होंने 80% एबव मार्क्स गेन किए हैं। तो यही पता चल गया स्टूडेंट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेट को। ओके, आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेट्स के बारे में, टाइप ऑफ सेट्स। बट टाइप ऑफ सेट्स पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स एक छोटी सी चीज है, उसका नाम होता है कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर, ओके, कॉर्डिनल नंबर क्या होता है? तो स्टूडेंट सपोज मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेट लिखा था A B C D E, ओके। तो स्टूडेंट्स कॉर्डिनल नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। There are how many total number of elements? 1 2 3 4 5, total 5 elements are there. So students the cardinal number of this set will be 5। represent करते हैं NA से, NA is equal to 5 because इसमें 5 elements हैं। So students इसी में क्या बोलूँगा, ये represent करेगा cardinal number को कि इस set का cardinal number कितना है? 5 है। NA is equal to 5 है। NA कॉर्डिनल नंबर को शॉर्टकट में लिखने का मेथड है। तो n इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स देयर आर 5 एलिमेंट्स और इसका कॉर्डिनल नंबर 5 है। ये क्लियर हो गया हमें। आगे स्टूडेंट बात कर लेते हैं हम लोग टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप ऑफ सेट्स, तो टाइप्स ऑफ सेट्स, तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है टाइप्स ऑफ सेट में। सबसे पहले लिख रखा है मैंने आपको, यहाँ पे चीज़ें हैं वो क्लियर करा रखी है मैंने आपको, सारा डेटा यहाँ पे लिख रखा है जिससे कि इजीली हम लोग देख सके, हमें पता चल सके पढ़ना क्या है एक साथ में। तो सबसे पहले आ रहा है एम्पटी सेट, ओके। अब इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? एम्पटी है, तो खुद सोचो इसके बारे में क्या होना चाहिए भाई। एम्पटी सेट
एम्प्टी सेट वाकई में एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट वाकई में एम्प्टी सेट है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं सेट के अंदर, मतलब बिल्कुल खाली सेट होता है। वाकई में एक ऐसा सेट जो बिल्कुल एम्प्टी हो, बिल्कुल खाली हो, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर जो मैं लिखता हूं कैसे, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर lies between 16 and 25. So students, can you tell me the number which lie between 16 and 25 and the number should be a perfect square? It is possible students? We all know 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 25 ही आता है। सो स्टूडेंट्स इनके बीच में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो स्टूडेंट्स क्या मैं इसे सेट बोलूंगा? भाई सेट तो बोलूंगा, बट कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट होगा ही नहीं, कोई एक भी नंबर ही नहीं ऐसा होगा जो कि 16, 25 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर हो। इट इज इम्पॉसिबल। सो स्टूडेंट इसीलिए ऐसे सेट्स को हम लोग एम्प्टी सेट नाम देते हैं। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। तो स्टूडेंट्स सिंगलटन सेट के बारे में हम लोग पढ़े, तो भाई सिंगलटन सेट क्या होता है, इसका भी नाम से पता चल रहा है क्या, सिंगल वन, सिंगलटन है तो सिंगल वन समझ लो, एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही वैल्यू, सिंपल वन एलिमेंट हो। ओके, ए इज इक्वल टू ओनली अंडर कर्ली ब्रैकेट 5 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट इस सेट के अंदर क्या है, एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से इसे क्या बोलूंगा, सिंगलटन सेट बोलूंगा। ओके, अगर जो मैं लिखता हूं एक और, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स is an even prime. So students, can you tell me how many numbers are possible which can be even prime? So students, हम सब जानते हैं अच्छे से कि इवन प्राइम अकेला 2 होता है, इवन प्राइम। ओके, तो इसमें भी केवल एक एलिमेंट होगा 2 के अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो स्टूडेंट दिस सेट इज आल्सो सेट टू बी सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होते हैं भाई, जिन सेट में केवल वन एलिमेंट होता है उन्हें सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी हो चुका। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था पिछले सेट्स के बारे में कि नेम से समझो, क्या इसे भी नेम से समझ सकते हैं हम लोग? भाई फाइनाइट इनफाइनाइट क्लियर पता चल रहा है। फाइनाइट जो अपने आप में फाइनाइट होगा, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स्ड होगी, तो उसे फाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट जिनकी वैल्यू कंफर्म नहीं है, जो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट बोलते हैं। यानी अगर जो हम लोग काउंट करना स्टार्ट करें तो ये इन्हें काउंट नहीं कर पाते, ये इनफाइनाइट होते हैं। तो स्टूडेंट इसका मैं एग्जांपल लिखता हूं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is a positive integer less than 10. Okay students, x that x is a positive integer लेस देन 10। अब खुद सोचो x कोई ऐसा नंबर है जो कि 10 से छोटा है, तो अगर जो a को मैं टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So students, these are the numbers which are positive integers and all are less than
10, यानी कि इस सेट को ये डिफाइन करते हैं तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि जो सेट है उसमें केवल 1 से 9 तक यही नंबर्स पॉसिबल है, अदर नंबर पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो नेक्स्ट अब हम लोग इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं। सेम मैच करता हुआ एग्जांपल लूंगा इससे, जिससे कि समझ आ सके अच्छे से। x इज दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ग्रेटर देन 10। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप बताओ वो नंबर्स यानी वो पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन 10, 10 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। सो स्टूडेंट्स 11, 12, 13, 14, 15, 16, can you tell me how many are possible? Infinite numbers are possible which are more than 10. Okay, the positive integers which are more than 10 इन्हें काउंट अगर जो करें तो कितने पॉसिबल है? इनफाइनाइट। तो ऐसे सेट्स को जिनकी वैल्यू कंफर्म नहीं हो, यानी जिन सेट्स को हम लोग काउंट करने में एबल नहीं हो, वो बहुत ज्यादा हो, तो स्टूडेंट ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में हमें पता चल चुका है। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? पहले तो स्टूडेंट बता दूं कि यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से इंडिकेट करते हैं। ओके, अब यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एक तरह से बिग ब्रदर की भूमिका निभाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो मैं ले लेता हूं a इज इक्वल टू 1 2 3 0, ओके, एंड b इज इक्वल टू -1 -5 6 8, और c इज इक्वल टू एक और ले लेता हूं 2 5 8 9 100 -253। सो स्टूडेंट एक और मैं लिख लेता हूं एक सेट, इसका नाम नहीं लिख रहा अभी मैं, इस सेट को लिख लेता हूं यहां पे x such that x is an integer. Okay students, so can you tell me students, are 3 sets ABC are possible in the fourth set? क्या ये सारे सेट 4 में मिल सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका नाम रख देता हूं U, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे मिल सकते हैं। 1 2 3 0 -1 -5 6 8 2 5 8 9 100 -253 all are integers, some are positive, some are negative, even 0 also. So students ये सारे सेट्स इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि ये सेट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंटीजर सारे हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो स्टूडेंट अगर जो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं डैश 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 2 3 0 -1 5 6 8 सारे मिलने वाले हैं। 3 मिल गया तो 5 6 8 ये सारे यहाँ पे मिलेंगे आगे जाके पॉजिटिव। नेगेटिव है तो यहाँ पे कहीं होगा ही। तो दैट मीन्स अगर जो कई सारे सेट्स के लिए एक ऐसा सेट हो जो बिग ब्रदर का रिलेशन शो करता है, बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है, तो ऐसे सेट को हम लोग बाकी सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 गिवन सेट्स। ये सेट्स हैं, इनके लिए फोर्थ वाले सेट को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमें पता चल गया होता क्या है कि सारे जो सेट्स होते हैं उन सभी का बिग ब्रदर होता है, उसे हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? सो इरेज करता हूं इसे भी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इक्विवेलेंट एंड इक्वल। इक्विवेलेंट सेट्स एंड
इक्वल सेट्स। सो स्टूडेंट्स, नाम में थोड़ा सा सिमिलरिटी लग रही है बट ये डिफरेंट है एक दूसरे से। इक्विवेलेंट सेट यहां पे लिख देता हूं मैं, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। एक और लिख देता हूं, b इज इक्वल टू a, b, c, d। ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ मेनी टोटल देयर आर how many total elements are there in set 1? 4 element. And how many total elements in set B? 4 element. So students, all the sets, both the set A and B contain 4 elements. 4 element इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे सेट जिनका कोऑर्डिनेट नंबर सेम हो, ऐसे सेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। एलिमेंट्स के बारे में हम कह नहीं सकते हैं कि दोनों के एलिमेंट सेम हों, दोनों के एलिमेंट सेम हो या डिफरेंट हो, डजेंट मैटर, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो स्टूडेंट, इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन्हें इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NA इज इक्वल टू NB है। ओके, कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ सेट B, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स है तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स है। नाउ स्टूडेंट, let's talk about equal sets. Suppose we have a set like 1, 2, 3, 4. अगर जो मुझे इक्वल सेट चाहिए तो स्टूडेंट्स, इक्वल के लिए 1, 2, 3, 4 इक्वल सेट्स के लिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट नंबर एंड ऑल्सो द एलिमेंट्स भी सेम हो। जो एलिमेंट सेट A में हो, सेम एलिमेंट सेट B में हो, और इसके अलावा कोऑर्डिनेट नंबर भी सेम होना चाहिए। कोऑर्डिनेट नंबर भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, तो ऐसे सेट्स को हम लोग इक्वल सेट्स बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में। अगर जो मैं B को लिख देता हूं 4, 1, 2, 3, सो स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट A एंड सेट B? स्टूडेंट, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, यानी हम लोग जो एलिमेंट्स हैं उन्हें किसी भी ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पता चल गया है, इफ द कोऑर्डिनेट नंबर एंड ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर सेम, सो दैट टाइप ऑफ सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट, एंड इफ ओनली द कोऑर्डिनेट नंबर आर सेम, सो दिस टाइप ऑफ सेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर हो गया हमें? ओके, इरेज करते हैं इसे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। सबसेट, दिस इज प्रॉपर सबसेट। ओके स्टूडेंट्स, suppose that student, we have a set A is equal to A, B, C, D, and also students, we have another set B is equal to A, B, C. Okay, so students, can you tell me what is the similarity between set A and set B? Students, in set B there are three elements and in set A there are 4 elements, but all 3 elements lies in set A. set A में lie कर रहे हैं A, B, C। तो students, आपको दिख रहा है set B set A का ही एक पार्ट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? set B is the subset of set A। अब सबसेट का सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, तो सेट B सेट A का सबसेट है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? B इज द सबसेट ऑफ सेट A। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, अगर जो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, लाइक A इज इक्वल टू सेम एज A, B, C, D, और B इज इक्वल टू लेता हूं मैं A, B, C, D। सो स्टूडेंट्स, क्या सिमिलरिटी दोनों में? भाई दोनों के दोनों बिल्कुल ही सिमिलर है। तो स्टूडेंट, इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इसमें भी बोल सकते हैं B इज द सबसेट ऑफ सेट A। B सेट A का सबसेट है।
तो स्टूडेंट सबसेट क्या होता है ये हमें पता चल गया। सबसेट किसी भी सेट का एक पार्ट होता है, यानी अगर जो किसी भी सेट का पार्ट कोई दूसरा सेट हो जिसके सारे एलिमेंट्स किसी एक सेट में मिल रहे हैं, तो उस छोटे सेट को बड़े वाले सेट का हम लोग सबसेट बोल सकते हैं। पता चल गया सभी को? अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अब खुद सोचो, सबसेट का मतलब होता है किसी सेट से छोटा पोर्शन, छोटा पार्ट। तो ऐसे स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट वो होता है जो वाकई में किसी सेट के स्मॉलर होता है किसी सेट से। यानी कि अगर जो A इज इक्वल टू ले लेता हूं मैं A B C D और B इज इक्वल टू लेता हूं A B, ओके। सो स्टूडेंट्स सबसेट जो होता है, सबसेट के लिए ये कंफर्म नहीं है कि सेट B में सेट A में सेट B के सारे एलिमेंट्स मिले, ओके, सारे मिले या फिर कुछ मिले, ये सबसेट तो होगा। अच्छा, अब प्रॉपर सबसेट के लिए सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में मिलने चाहिए और सेट A हमेशा सेट E से बड़ा होना चाहिए। यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A ऑलवेज बी मोर देन इन सेट B। सेट B से सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होने चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि सेट B सेट A का प्रॉपर सबसेट है। तो सेट B सेट A का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का सिंबल इस तरह से होता है। तो स्टूडेंट ये हमें पता चल गया कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आप लोग ये बता सकते हो कि कोई एक ही सेट सबसेट भी हो, प्रॉपर सबसेट भी हो, पॉसिबल है? यस, जो प्रॉपर सबसेट होता है वो सबसेट भी होता है और प्रॉपर सबसेट भी होता है। सबसेट के लिए स्टूडेंट्स अगर जो मैं यहाँ पे लिख दूं कि B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, B इज द सबसेट ऑफ B, ये सबसेट है। अगर जो B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इट इज आल्सो ट्रू, तो भी ट्रू होगा भाई। बट मुझे सबसेट शो करना है तो सबसेट शो किया है मैंने। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट सेकेंड केस में देखते हैं कि B इज द सबसेट ऑफ A, B A का सबसेट है। अगर तो लिखूं B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, इज दिस पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि A में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि B में नहीं हो, ओके, कुछ डिफरेंट एलिमेंट। इसी की वजह से हमें B इज द सबसेट ऑफ A लिखा है, ओके। B को A का सबसेट बोल लेंगे। तो स्टूडेंट सबसेट और प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा, एक बार फिर से मैं शो कर दूंगा बोर्ड पे, ओके। तो स्टूडेंट्स इरेज करते हैं ये सबसेट और प्रॉपर सबसेट। सबसेट किसी सेट के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट हमेशा उस सेट से छोटा ही होता है, स्मॉलर ही होता है। सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनियन। सो स्टूडेंट यूनियन क्या होता है? अब खुद सोचो इसी भी नाम से यूनियन। भाई यूनियन का मतलब एक ग्रुप होता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप। लेकिन सेट में कैसे यूनियन निकाला जाता है? सेट में अगर जो सेट A इज इक्वल टू A, B, C, D हो और सेट B इज इक्वल टू A, C, E, F ये हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता है कि एलिमेंट सेट A में कितने हैं और सेट B में कितने हैं। हमें तो केवल ये पता करना है कि A और B का यूनियन क्या होगा। यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ओके। तो A यूनियन B इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट A यूनियन B का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि दोनों को कंबाइन करके एक सेट में आ सकें। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर जो मैं लिख देता हूं इसमें A, B, C, D मिल रहे हैं, A, B, C, D, बाय द वे लिख लिया मैंने। इसमें A, C, E, F इसके सारे एलिमेंट्स हो गए। बट स्टूडेंट्स कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि डबल हो गए हैं, है ना।
तो ये डबल वाले एलिमेंट्स को सिंगल कर देंगे हम लोग, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट डबल नहीं आ सकता, सिंगल एलिमेंट आता है। तो ये 2 ए हो गए हैं, तो एक को इरेज कर सकता हूं मैं, सिंगल ए छोड़ सकता हूं, एक ई को इरेज कर सकता हूं, सिंगल ए छोड़ सकता हूं। तो स्टूडेंट ए बी डी सी ई एफ, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स वो हैं जो कि ए और बी दोनों में कंबाइन हो रहे हैं। तो स्टूडेंट इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए बी सी डी ई एफ। ओके स्टूडेंट, यह मुझे पता चल चुका है कि ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर लो, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी इस सेट में से ए कंप्लीट इसमें कंटेन है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए सी ई एफ, ए सी ई एफ। तो स्टूडेंट यूनियन आपको क्लियर समझ में आ चुका आई थिंक, क्योंकि यूनियन बहुत इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंटरसेक्शन की। ओके, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन भी हम लोग इसके वर्ड के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी दो सेट हो वो कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे दो लाइंस होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, ऐसे ये सेट भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो किस पॉइंट पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं, वो उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेम सेट्स को लेता हूँ a, b, c, d, ओके, और नेक्स्ट जो b इज इक्वल टू है वो a, c, e, f। ओके स्टूडेंट्स, एंड इंटरसेक्शन को उल्टे u से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरीके से। तो मुझे a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है, a इंटरसेक्शन b। तो स्टूडेंट a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए मुझे ये देखना है कि a और b कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी a और b में कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों सेट्स में मिल रहा है वो हम लोग एक अलग से कर्ली ब्रैकेट में अप्लाई कर लेते हैं, डाल लेते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे वो इंटरसेक्शन है। तो स्टूडेंट a दोनों में कॉमन मिल रहा है, b नहीं मिल रहा है, c मिल रहा है दोनों में कॉमन, d नहीं मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट जो दोनों सेट से कॉमन होता है, जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में हैं उन सेट्स का कंबाइन करके एक सेट बना लेता हूं, उन एलिमेंट्स को कंबाइन करके। तो स्टूडेंट ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे वो इनका इंटरसेक्शन है। तो आई थिंक इंटरसेक्शन में पता चल गया कि दोनों सेट्स के जो कॉमन वैल्यूज हैं वो एक कर्ली ब्रैकेट में रख दो, तो उन्हें हम बोलेंगे कि दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। तो यूनियन और इंटरसेक्शन हमें आई थिंक पता चल चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इरेज करते हैं स्टूडेंट, ये भी एम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ओके, एम्पटी सेट को फाई से। एम्पटी सेट में मैंने आपको बताया था कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं हो, यानी एक भी एलिमेंट नहीं होता है, ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पटी सेट बोलते हैं। एम्पटी सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट इसका भी केस है, अगर जो मैं फाई को ऐसे ही लिखता हूं ओपन में, तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जो कि एम्पटी सेट है। लेकिन अगर जो स्टूडेंट फाई को मैं इस तरह से शो करता हूं, तो ये जो है ये एक ऐसे सेट को शो कर रहा है जिसमें एक ही एलिमेंट है। अगर जो फाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो वो एक सिंगलटन सेट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्पटी सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फाई वो नहीं है जो कि ये वाला फाई है। ये वाला फाई एम्पटी सेट को शो कर रहा है, इस वाले फाई को एम्पटी सेट बोलूंगा, बट इस वाले फाई को क्या बोलूंगा, एक एलिमेंट बोलूंगा, ये एलिमेंट होगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये पता चल गया हमें। इरेज करते हैं इसे भी। अब स्टूडेंट्स एक दो बातें और थी इसमें रिलेटेड, कुछ ये सिंबल्स यूज होते हैं, इनके बारे में आपको बता देता हूं। इसका नाम होता है बिलोंग्स टू और इसका होता है नॉट बिलोंग्स टू। ओके स्टूडेंट्स, तो बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, अब ये किसके लिए यूज होते हैं? सपोज दैट मेरे पास एक सेट है a, b, c, d। तो स्टूडेंट्स हमें इतना याद रखना है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं a, b, c, d, उनमें से किसी भी एलिमेंट को अगर जो यहाँ पे रख लूँ मैं, सपोज दैट a रख लिया मैंने और बिलोंग्स टू का साइन यूज करूँ, यहाँ पे लिख दूँ सेट a, तो
एलिमेंट ए सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है। तो ये पता चल गया कि बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट से रिलेशन रखता है या नहीं रखता है, इसे शो करने का एक सिंबल। अगर जो मैं लिखता हूं यहाँ पे एफ, क्या एफ इस सेट में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो एफ इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, तो स्टूडेंट्स ए बिलोंग्स टू ए एंड एफ इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये हमें पता चल चुका है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि कोई भी सेट जिसमें वो एलिमेंट रिलेशन रख रहा है, जिसमें वो एलिमेंट रिलेशन नहीं रख रहा है उसे नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। अब स्टूडेंट ये याद रहना चाहिए हमेशा कि बहुत काम की चीज़ है, जो बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू होते हैं इनके पहले आता है एलिमेंट और बाद में आता है सेट। लेकिन स्टूडेंट या फिर इसका नॉट बिलोंग्स टू, लेकिन सबसेट और या फिर प्रॉपर सबसेट होते हैं स्टूडेंट, इनके पहले भी सेट आता है और उनके बाद में भी सेट आता है। कोई सेट किसी सेट का प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है। तो स्टूडेंट याद रहे हमेशा कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के पहले एलिमेंट आता है, बाद में सेट आता है। सबसेट और प्रॉपर सबसेट के पहले भी सेट आता है, बाद में भी सेट ही आता है। तो स्टूडेंट ये भी क्लियर हो चुका हमें, अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी यहाँ तक। अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स वो सेट ए इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर पे पहले बताता हूं, लिख लेता हूं पहले डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स एक सेट लिख लिया मैंने ए कोमा बी कोमा सी, एक और सेट लिख लिया बी इज इक्वल टू 1,2,3। तो स्टूडेंट आप लोगों को बता सकते हो कि ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? भाई कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन, ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन अगर जो फाई आए, फाई का मतलब कुछ भी नहीं आए, मतलब ब्लैंक जो आता है, ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, उनका इंटरसेक्शन निकाल ही नहीं पा रहे हम लोग, तो उसे हम बोलेंगे कि दीज आर डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट हैं। तो पता चल गया हमें डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? वो सेट जिनका इंटरसेक्शन निकालना पॉसिबल नहीं होता, जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते, उन्हें डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट डिसजॉइंट पता चल गया हमें। अब थोड़ा सा और बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग आगे। डिसजॉइंट बता दिया। डिसजॉइंट के अलावा थोड़ा सा बैक होते हैं हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन पे। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, नॉर्मल, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट्स ये आप लोग खुद सोच के बताना, अगर जो कोई सेट है ए, उसका यूनियन निकालता हूं ए के साथ। यूनियन का मतलब मैंने बताया था कि दो सेट्स हैं, उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट। तो सोचो ए का और यू, ए का और ए का, एक ही सेट का उसी सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा? भाई ए ही आएगा। पता चल गया सभी को। अगर जो मैं ए का यूनियन निकालता हूं फाई के साथ, ए का यूनियन फाई के साथ, यानी ए यूनियन फाई। अब फाई का मतलब कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं और सेट में कुछ एलिमेंट हैं, उनका यूनियन निकालूंगा तो यूनियन क्या आएगा? ए ही आएगा। ओके, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई। अच्छा, और अगर जो मैं ए यूनियन यू निकालता हूं, ए का जो यूनिवर्सल सेट है उसके साथ ए का यूनियन निकालता हूं, तो क्या निकलेगा? यूनिवर्सल सेट वो होता है कि जिसमें ये पूरा का पूरा ए सेट कंटेन रहता है, तो इनका यूनियन निकालूंगा तो यू ही आएगा, क्योंकि इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि ए में लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये पता चल गया। इसके अलावा ए यूनियन बी निकाल लूं या फिर बी यूनियन ए निकाल लूं, दोनों सेम ही आता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और स्टूडेंट और आगे का जो बात करूं तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है कुछ उसकी तरह से। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर जो यूनियन निकालता हूं मैं कि पहले दो सेट्स का यूनियन निकालूं, उसका यूनियन निकालूं किसी तीसरे सेट के साथ, जो भी आंसर आएगा, या फिर स्टार्टिंग के दो सेट का यूनियन निकाल लूं
फिर तीसरे के साथ उसका यूनियन निकालूं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस केस का यूनियन आ गया, दोनों यूनियन सेम ही रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इंटरसेक्शन की बात करते हैं। अब आप खुद सोचो, ए का इंटरसेक्शन अगर जो ए के साथ निकालता हूं, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, ए और ए में क्या कॉमन मिल रहा है भाई, सारा का सारा कॉमन मिलेगा, क्योंकि ए और ए एक ही बात है, तो इसका इंटरसेक्शन भी ए ही होगा। अगर जो मैं ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालता हूं, इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, ए और फाई का इंटरसेक्शन, यानी ए में और फाई में क्या कॉमन मिल रहा है। तो स्टूडेंट ए में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो इसमें एलिमेंट ही नहीं होगा, तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन फाई आएगा भाई, कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है। अच्छा, अगर जो मैं ए का इंटरसेक्शन यू के साथ निकालूंगा, ए का जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके साथ अगर जो मैं निकालूंगा इंटरसेक्शन, तो क्या निकलेगा भाई, ए का इंटरसेक्शन यू के साथ निकालूंगा अगर जो, तो ए ही निकलेगा। ओके, क्योंकि भाई ए में और यू में कॉमन क्या मिलेगा भाई, ए कॉमन मिलेगा, दोनों में पता है हमें। अच्छा, इसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी निकालूं या फिर बी इंटरसेक्शन ए निकालूं, दोनों का मतलब सेम है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसके अलावा या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह अप्लाई करूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो स्टूडेंट इस केस में भी दोनों का सेम ही आएगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज जो इजीली समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इरेज करके से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स जैसा कि नाम है पावर सेट, तो वाकई में भाई इसकी पावर बहुत होती होगी, तभी पावर सेट बोलते हैं। अभी क्या होता है पावर सेट, देखो अब इसके लिए तो एक काम करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी। ओके, ये एक सेट बन गया। अब इसके आप लोग मुझे बताओगे कि कितने सबसेट पॉसिबल हैं, इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, ए के सबसेट कितने बना सकता हूं भाई। ए के मैं सबसेट अगर जो बनाऊं तो सबसेट निकलेंगे इसके, ए निकल आएगा भाई, बी सी, ये पूरा कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहा हूं क्योंकि ये सेट है अपने आप में, इसके सबसेट बनाने हैं मुझे। इसके अलावा ए कोमा बी, बी कोमा सी, सी कोमा ए, इसके अलावा ए कोमा बी कोमा सी। ओके स्टूडेंट्स, एक और पॉसिबल है, कैसे? क्योंकि जो फाई होता है, फाई जो एम्प्टी सेट, वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। फाई कैसे भी सेट का सबसेट होता है, तो स्टूडेंट फाई यहाँ पे और इंडिकेट कर दूंगा मैं, क्योंकि फाई कैसा भी सेट हो, फाई हर सेट का सबसेट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे सेट्स हैं, कितने सेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट हो गए हैं। तो इन सेट को स्टूडेंट्स मैं अगर जो एक बिगर सेट के अंदर अगर जो सेट कर दूं मैं इस तरह से, यानी जो सेट्स होते हैं बहुत सारे, किसी एक सेट के सारे सबसेट से मिला के जो सेट बनता है, इसे मैं बोलूंगा पावर सेट। ये पावर सेट ए का है, इसे मैं पी ए से इंडिकेट करूंगा। तो स्टूडेंट किसी का पावर सेट अगर जो निकालना हो तो बहुत ईजी है, पहले उसके एक एक एलिमेंट को लो, फिर दो दो को लो, फिर तीन तीन को लो, फिर चार चार को, जितने पॉसिबल हो सारे हम लोग ले सकते हैं। अब बात आती है कि किसी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, या फिर दूसरे वर्ड्स में बात करें तो कितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी एक सेट के। तो स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूं, हाउ मैनी subset are possible, how many subset are possible for any set।
किसी भी सेट के लिए कितने सबसेट पॉसिबल है, या फिर मैं ये बोलूं किसी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, या फिर ये बोलूं कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर पॉसिबल in a power set of any set, किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स पॉसिबल है। तो स्टूडेंट इसका सीधा सा आंसर होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हैं वो होता है 2n। ओके, n का मतलब होता है यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब जैसे कि ये है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं भाई, टोटल इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें अगर जो मैं ये ना निकालूं, केवल ये पता करना चाहूँ कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे या फिर इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो स्टूडेंट जस्ट मैं क्या करूँ, सिंपल इसे 2�3 कर दूं मैं। 2�3 होता है 8। तो स्टूडेंट देयर आर टोटल 8 एलिमेंट्स आर पॉसिबल इन अ पावर सेट मेड बाय द सेट ए, या फिर टोटल इसके 8 सबसेट पॉसिबल हैं। 5 सभी का सबसेट होता है। ये मैं पता चल गया स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो बताओ। अच्छा, इरेज करते हैं इसे। अच्छा, एक और स्टूडेंट्स, सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है अभी देखो, a is equal to 1, 2, 3, b is equal to 1, 2। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि b इज द सबसेट ऑफ सेट a। b a का सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट भी है। तो b इज द, b और a में रिलेशन है, b इज द सबसेट ऑफ a या फिर b इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ a। नाउ स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट a, सो a इज द सुपरसेट ऑफ b। a b का सुपरसेट होगा, b a का प्रॉपर सबसेट है तो a b का सुपरसेट है, या फिर b a का सबसेट है तो a b का सुपरसेट है। यानी जो बड़ा सेट होता है जिसके सबसेट्स होते हैं, उनके सबसेट्स के लिए उसे हम सुपरसेट का नाम देते हैं। ये सुपरसेट है इन सब के लिए, a b c, अगर जो और निकालूं जो सारे एलिमेंट इसमें मैच कर रहे हो। तो स्टूडेंट ये भी पता चल गया हमें। इरेज करते हैं इसे। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं डिफरेंस की, कि दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट सपोज मेरे पास एक सेट है a, b, c, d। एक और सेट है स्टूडेंट्स b इज इक्वल टू a, d, e, f। ओके, तो नाउ स्टूडेंट मुझे पता करना है डिफरेंस दो सेट का a माइनस b। अब a माइनस बी कैसे निकलेगा, मैं इस सेट को यहाँ पे लिख लूंगा a, b, c, d, माइनस सेकेंड सेट को लिख लूंगा a, d, e, f। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मैं इनका डिफरेंस पता करूंगा। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं सेट्स का, इस बात को समझ लीजिए। फर्स्ट सेट में, यानी जो सेट पहले आ रहा है, फर्स्ट वाले सेट में जो एलिमेंट्स बी में मैच कर रहे हैं वो निकाल दो, यानी इससे उन एलिमेंट्स को रिमूव कर दो जो कि सेकंड सेट में मैच कर रहे हैं। जो बचा हुआ पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंस, यानी a माइनस बी। तो स्टूडेंट a माइनस बी निकालूंगा तो इसमें से मैं किसे किसे रिमूव करूंगा जो कि इसमें मिल रहा है। भाई a मिल रहा है इसमें, तो a कट गया। और क्या मिल रहा है, और भाई d मिल रहा है, d भी कट गया। अब इस सेट में जो बचता है वो b, c, ये डिफरेंस हो गया। बाकी ये बच जाता है स्टूडेंट, ये इसका कोई यूज नहीं है। ओके, लीव इट। केवल फर्स्ट वाले सेट से उन एलिमेंट्स को रिमूव कर दो जो कि सेकंड सेट में मैच कर रहे हैं। तो स्टूडेंट से बोलूंगा b, c, ये हो जाएगा a माइनस बी। अगर स्टूडेंट b माइनस सी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा मैं, तो ऐसे ही लिखूंगा a, d, e, f माइनस, अब यहाँ पे सॉरी b माइनस a लिखना है मुझे, तो b पहले लिखा है मैंने, और यहाँ पे a, b, c, d। देखता हूँ क्या निकलता है अभी। तो मुझे क्या करना है,
इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो काट देने, यानी इसमें से वो एलिमेंट रिमूव करने हैं जो कि इसमें मिल रहा है। एक तो ए मिल रहा है, अभी रिमूव कर दिया, डी भी मिल रहा है, डी भी रिमूव कर दिया, और कुछ नहीं मिल रहा है। इसके एलिमेंट्स को लिखूंगा ई कोमा एफ। तो स्टूडेंट्स ये पता चल गया कि ई और एफ जो है, ई कोमा एफ, ये सेट जो बन रहा है वो बी माइनस ए है। तो स्टूडेंट दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये मैं पता चल चुका है अच्छे से। फर्स्ट सेट से सेकंड को माइनस कर दो, बट फर्स्ट से उन एलिमेंट्स को रिमूव करो जो कि बी में मिल रहे हैं। नाउ स्टूडेंट अब लोग बात करें अगर जो कि देखो ए माइनस बी दो सेट का बी कॉमा सी आया है, बी माइनस ए ये ई कॉमा एफ आया है। तो क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम आए हैं? भाई नहीं आए हैं। तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो हमें यह भी पता चल चुका है स्टूडेंट्स कि किन्हीं भी दो सेट का डिफरेंस ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। हमें इरेज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं सीमेट्रिक डिफरेंस की। डिफरेंस पढ़ लिया, सीमेट्रिक डिफरेंस। सीमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट? सीमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर जो दो सेट है मेरे पास a इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी, एक और सेट है b इज इक्वल टू बी कोमा सी कोमा डी। ओके स्टूडेंट्स, ये अब मुझे निकालना है सीमेट्रिक डिफरेंस। तो सीमेट्रिक डिफरेंस स्टूडेंट होता है, पहले तो बता दूं कि दो सेट का सीमेट्रिक डिफरेंस होता है, उसे या तो ट्रायंगल से डेल्टा बोलते हैं या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, या स्टूडेंट सर्कल के अंदर पॉजिटिव साइन बना देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो सिंबल होते हैं सीमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये या फिर ये। तो स्टूडेंट ए सीमेट्रिक डिफरेंस बी, इसे मैं अगर जो फाइंड आउट करना चाहूँगा तो स्टूडेंट ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन अगर जो फाइंड आउट कर लूँ तो वो हो जाएगा स्टूडेंट्स उसका सीमेट्रिक डिफरेंस। तो फाइंड आउट करके देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने ए और बी ले लिए हैं दो सेट। तो पहले ए माइनस बी की ज़रूरत है मुझे। ए माइनस बी, ए में से वो माइनस कर दो जो कि बी में मिल रहे हैं। भाई बी सी डी, बी और सी मिल रहे हैं, केवल ए बचेगा। और बी माइनस ए, बी माइनस ए की बात करूं तो बी से वो एलिमेंट माइनस करो जो कि ए में मिल रहे हैं। बी सी डी, बी सी मिल रहे हैं, डी बच रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर जो मैं ये निकालता हूँ सीमेट्रिक डिफरेंस ए सीमेट्रिक डिफरेंस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी इन दोनों का यूनियन। यानी फिर लिख देता हूँ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये पूछ रहा है ए का यूनियन डी के साथ। अब यूनियन निकालना थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स। तो यूनियन का मतलब होता है फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों सेट के कंबाइंड एलिमेंट। ओके, बट कोई भी रिपीट नहीं हो। तो ए कॉमा डी, ये स्टूडेंट इसका सीमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। कोई भी दो सेट होते हैं उसका सीमेट्रिक डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। सीमेट्रिक डिफरेंस पता चल गया। आगे स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसे इरेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? तो स्टूडेंट्स किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालने के लिए उस सेट का यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए हमें, तब निकाल पाएंगे कंप्लीमेंट। कैसे? जैसे कि u इज इक्वल टू हो जाता है एग्जाम्पल के तौर पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल सेट। अगर जो एक में सेट ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ओके 8। ओके स्टूडेंट्स, ये नंबर्स मैंने ले लिए एक सेट में से। तो स्टूडेंट अगर जो मैं ए का कंप्लीमेंट निकालना चाहता हूँ तो कंप्लीमेंट को हमेशा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए डैश कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ए डैश, ये कंप्लीमेंट निकल रहा है। कंप्लीमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स सीधा मैं
ए में से जो ए के एलिमेंट्स है ना, वो ए के सारे एलिमेंट्स यू में से निकाल देता हूँ, यू से वो रिमूव कर देता हूँ जो कि ए में मिल रहे हैं। तो जो बचने वाले एलिमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स ए के कंप्लीमेंट को शो कर देंगे। तो 1 2 3 4 8 ये इसके यूनिवर्सल से रिमूव करने हैं। क्या क्या? 1 2 3 4 8। तो स्टूडेंट जो बचने वाले यू में 0 और 5 6 7 9। सो स्टूडेंट्स ये जो होगा ये ए का कंप्लीमेंट होगा। तो कंप्लीमेंट के बारे में पता चल गया है हमें। कंप्लीमेंट क्या होता है? अगर जो किसी सेट के सारे एलिमेंट्स जो सेट में मिल रहे हैं वो उसके यूनिवर्सल से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यूनिवर्सल का जो बचा हुआ पोर्शन होता है स्टूडेंट्स उसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। तो कंप्लीमेंट निकालना आ गया। अब स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट के कुछ रूल्स हैं, नॉर्मल है वो भी। अब खुद सोचने वाली बात है, अगर जो ए को मैं कंप्लीमेंट की बात करूं तो ए का अगर जो कंप्लीमेंट और ए का यूनियन ए के कंप्लीमेंट के साथ निकालूं, तो स्टूडेंट्स ए और कंप्लीमेंट ऑफ ए यानी ए के एलिमेंट और ए के कंप्लीमेंट के एलिमेंट, यानी कि सुंदर ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स जैसे कि 1 2 3 4 8 0 5। तो स्टूडेंट इनको कंबाइन करके ये पूरा जो सेट है फिर से नहीं बन जाएगा। तो स्टूडेंट ए का यूनियन अगर जो ए डैश के साथ निकालता हूं यानी ए के कंप्लीमेंट के साथ ए का यूनियन निकालता हूं तो वो स्टूडेंट मिलता है यू। अगर जो स्टूडेंट आप देख रहे होगे ए का इंटरसेक्शन अगर जो मैं ए डैश के साथ निकालता हूं, ए के कंप्लीमेंट के साथ ए का इंटरसेक्शन निकालता हूं यानी कॉमन की बात, तो स्टूडेंट आप देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है भाई, इनमें कुछ भी तो कॉमन नहीं है। तो ए और ए डैश इसका इंटरसेक्शन आता है फाई, यानी किसी सेट के कंप्लीमेंट का उसी सेट के साथ अगर जो इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो इंटरसेक्शन क्या आता है? फाई आता है, यानी ब्लैंक आता है। अगर जो स्टूडेंट देखिए मैं अगर जो फाई का अगर जो कंप्लीमेंट निकालता हूं, फाई का कंप्लीमेंट ऑफ फाई मतलब फाई का डैश निकालता हूं, तो स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट से वो निकाल दो जो फाई में मिल रहा है। फाई खुद खाली होता है तो पूरा का पूरा यू बचता है। तो स्टूडेंट फाई डैश इज इक्वल टू यू होता है, और अगर जो यू डैश निकालूं यू का कंप्लीमेंट तो वो निकलता है स्टूडेंट फाई, क्योंकि यू यूनिवर्सल सेट होता है, यू में सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उन सारे एलिमेंट्स को इससे हटा दूं तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, मतलब फाई बचेगा। तो स्टूडेंट इसीलिए हम इससे क्या बोलते हैं? फाई से इंडिकेट कर देते हैं यू डैश को। तो स्टूडेंट ये भी पता चल गया हमें। अब हम लोग और आगे बात करते हैं स्टूडेंट इसके अलावा। अब इंटरवल्स की बात करते हैं। इंटरवल्स तो स्टूडेंट इंटरवल्स के पहले नाम लिख लेता हूं, कौन से इंटरवल होते हैं। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। देखते हैं स्टूडेंट्स, जो क्लोज्ड इंटरवल होता है उसका सिंबल बना लेते हैं। क्लोज्ड इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन इंटरवल को या राउंड ब्रैकेट से या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिट स्क्वायर ब्रैकेट से, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है। सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन को स्टूडेंट्स या तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल को शो करते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं क्या यूज होता है इनका। देखो पहले इनके ग्राफ के बारे में समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे हम लोग। जैसे कि इसका जो ग्राफ है फर्स्ट वाले का वो कुछ इस तरह से है। यहां पे मैंने लिख लिया है 0 1 2 3 4 5 6 नंबर लिख लेता हूं, या स्टूडेंट नंबर ना लिख के मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूं, मुझे नहीं पता क्या है। और चलिए मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं।
क्लोज्ड का मतलब होता है पूरी तरह से क्लोज। तो स्टूडेंट्स, अगर जो मैं ग्राफ पे इस तरह से शो करता हूं कि मैंने एक साइड में ब्लैक डॉट और दूसरी साइड में एक और ब्लैक डॉट बना लिया स्टूडेंट्स, और इनको कनेक्ट कर दिया। स्टूडेंट, फर्स्ट वाला है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ए की जो वैल्यू है ए की, वो ए की वैल्यू यहां से काउंट की जाएगी जहां तक ये ब्लैक सर्कल आ रहा है, मतलब ब्लैक सर्कल कंप्लीट ऐड करके यहां तक। बी की वैल्यू यहां तक काउंट की जाएगी जो जहां तक ब्लैक सर्कल आ रहा है बी का। तो स्टूडेंट, इसी वजह से हम इन्हें इस तरह से लिखते हैं। अब इसके बीच में नंबर लिख देते हैं ए कोमा बी। इट मींस लेफ्ट साइड में ये ए तक है और ए को भी शामिल करके कंप्लीट, ये वाला बी को भी शामिल करके, बी का जितना पोर्शन है, जितना डॉट पोर्शन आ रहा है उसे शामिल करके कंप्लीट। ये स्टूडेंट्स ए का हो जाता है, बी का हो जाता है। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल का ग्राफ। तो स्टूडेंट, इस ग्राफ को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे स्टूडेंट्स दो सर्कल बना लिए मैंने और बीच में एक डार्क लाइन, यहाँ भी बीच में डार्क लाइन थी। बट यहाँ पे सर्कल ब्लैंक है, यहाँ पे पूरे सर्कल फिल्ड है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी बी है। अब इसमें बात करूं तो ए की जो वैल्यू है वो केवल वहीं तक है जहां तक सर्कल स्टार्ट हुआ है, ऐसे बी वहां तक है जहां तक बी स्टार्ट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसे मैं शो कर सकता हूं, इसे बोल सकता हूं कि ए और बी की जो वैल्यूज है वो ए और बी को छोड़ के उनके बीच में जो भी वैल्यूज आ रही हैं, इन्हें रिमूव करके इनके बीच में जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ए और बी को। तो इसी की वजह से इन्हें हम ओपन इंटरवल के अंदर इंडिकेट करते हैं, या फिर यहां लिख सकते हैं ए और बी की बात है। अब स्टूडेंट, बात करते हैं सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन की। तो स्टूडेंट, इसके दो केस है। फर्स्ट केस है, अब आपको आई थिंक इनका ग्राफ समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गए, तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ ही गए होंगे। कैसे कि एक तो मैं बना लेता हूं भाई क्लोज्ड, ओके, चलो पहले ब्रैकेट मैंने ओपन बनाया है तो एक ओपन बना लेता हूं और एक यहाँ पे क्लोज कर देता हूं, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने ये समझाया था, इसके अकॉर्डिंग जो ए की लिमिट है स्टूडेंट्स, वो ए की लिमिट कहाँ तक है, मतलब जहां तक ये सर्कल स्टार्ट हुआ है वहां तक ए आएगा केवल। और इसकी बात करूं ये कंप्लीट जहां तक डार्क सर्कल एंड हुआ है वहां तक भी आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहां तक तो ए शामिल नहीं हो रहा, लेकिन इसमें बी जरूर शामिल हो रहा है। तो इसे इस तरह से मैं लिख दूंगा ए कॉमा बी, यानी बी कंप्लीट शामिल कर लिया गया है। बी की वैल्यू को काउंट करना है बट ए की वैल्यू को काउंट नहीं करना, ए और बी के मतलब ए से आगे की वैल्यू को काउंट करना है। अच्छा, अब एक और अगर जो बात करूं स्टूडेंट, इस तरह से मैं ये और इसे मैं डार्क कर लूं और इसे ब्लैंक रहने दूं और यहाँ पे ए यहाँ पे बी, तो भी वही बात है स्टूडेंट सिमिलरली। और ये यहाँ आने वाला है, बी की वैल्यू यहाँ तक है, ए की यहाँ तक है, ये लाइन डार्क होगी और बाकी आपको पता है इसमें रख दूंगा ए कॉमा बी, ओके। यानी ए की वैल्यू है वो ब्लैक सर्कल जहाँ तक एंड हुआ है वहाँ तक काउंट की गई है, और बी से जस्ट पहले की वैल्यूज को काउंट किया गया क्योंकि बी का ब्लैंक सर्कल है। तो शायद इंटरवल समझ में आ गया आपको क्या होते हैं। अब और आगे बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स के बारे में समझते हैं, क्या होते हैं वेन डायग्राम्स। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स वेन डायग्राम्स। तो स्टूडेंट, वेन डायग्राम्स में आपको बता दूं, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन की या माइनस की, यानी सेट को शो करने के लिए, सेट के यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस वगैरह को शो करने के लिए जो यूज होता है जो डायग्राम्स, उन डायग्राम्स को वेन डायग्राम्स बोलते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी वेन डायग्राम्स होते हैं वो एक रेक्टेंगल के अंदर शो किए जाते हैं। ये रेक्टेंगल होता है। अच्छा, अब ये फुल रेक्टेंगल किसी यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये रेक्टेंगल ये शो कर रहा है कि इसके अंदर जो भी सेट आने वाले हैं, 2 3 4 जो भी सेट आने वाले हैं,
तो उन सेट के लिए यू बिग ब्रदर का रिलेशन शो करेगा, बिग ब्रदर का रोल प्ले करेगा, यानी वो सेट इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। ओके, इसके लिए होता है यू। अब यहां पे दो सेट आते हैं, एक सेट हो जाता है वो ये, और एक सेट हो जाता है ये बी। अब ये डिपेंड करता है कि दोनों में कॉमन मिल रहा है नहीं भी मिल रहा है। हो सकता है दोनों सर्कल अलग अलग हो सर्कल कंबाइन हो सकता है एक सर्कल के ऊपर पूरा ओवरलैप कर रहा हो, ये भी हो सकता है। तो स्टूडेंट अब हम कंडीशंस पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे ये वेन डायग्राम्स बनते हैं, मतलब किन किन की वेन डायग्राम कैसे होते हैं, इसकी बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इसे इरेज करता हूं मैं और यहां से स्टार्ट करता हूं कि किसका डायग्राम कैसा होता है। स्टूडेंट सबसे पहले तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम शो करूंगा मैं। तो कैसे स्टूडेंट्स, ये भी बन गया रेक्टेंगल, ये यू यूनिवर्सल सेट है। तो भी दो सेट है, एक सेट ए है, सेकंड सेट बी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। अब आपने देखा था भाई यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब कोई भी वो दो सेट, यूनियन का मतलब दो सेट है उन्हें मिला के एक ऐसा सेट जिनकी सारी वैल्यूज को शो करे। तो स्टूडेंट यूनियन की अगर जो बात करूं ना, तो ए का भी पार्ट बी का भी पार्ट, और कोई भी पार्ट डबल नहीं होना चाहिए, मतलब ए के सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट कंबाइंड एक सेट में हो, बट कोई भी एलिमेंट डबल नहीं हो। तो स्टूडेंट ए का एरिया और बी का एरिया, बट कोई भी एरिया डबल नहीं हो, तो उसे मैं ए यूनियन बी बोलूंगा। तो स्टूडेंट ए यूनियन बी की बात करूं अगर जो, तो मुझे ये दिख रहा है जितना ए बी से एरिया कवर हो पा रहा है, जो एरिया ए बी से कवर हो पा रहा है उसे मैं क्या बोलूंगा, ए यूनियन बी बोलूंगा। तो मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स इतना एरिया ए और बी से कवर हो रहा है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ चुके हम लोग ए यूनियन बी क्या होता है। अब स्टूडेंट जैसे ए यूनियन बी है, वैसे अगर जो ए इंटरसेक्शन बी की अगर जो बात करूं तो इजीली बना सकता हूं मैं, ये रेक्टेंगल बन गया और ए यू और फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट, फर्स्ट इज ए सेकंड इज बी। तो स्टूडेंट इंटरसेक्शन का मतलब था दो सेट्स में कॉमन क्या मिलता है। तो स्टूडेंट सेट ए सेट बी, सर्कल ए सर्कल बी, दोनों का ऐसा कौन सा पोर्शन है जो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये पोर्शन है। तो स्टूडेंट ये कॉमन पोर्शन है, इसे मैं क्या बोलूंगा, इस शेडेड पोर्शन को मैं बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये इतना पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है, शेडेड पोर्शन। ये पता चल गया आसानी से मुझे। अच्छा अब स्टूडेंट मैं कुछ और बात करूंगा आगे, जैसे कि ए माइनस बी, ए माइनस बी कैसे शो करूं मैं, ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ये फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट, ए बी और ए इसका यूनियन। तो स्टूडेंट ए माइनस बी का मतलब था कि ए में से वो पोर्शन निकाल दो जो बी में मिल रहा है, ए में से वो पोर्शन रिमूव कर दो जो बी में मिल रहा है, तो बचा हुआ पोर्शन है उसे हम लोग ए माइनस बी बोलेंगे। तो स्टूडेंट ए में बी का कौन सा पोर्शन मिल रहा है, वही इतना इतना मिल रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। जैसे बी का पोर्शन जो बच जाता था ना बीच के एलिमेंट्स, उनसे कोई मतलब नहीं रहता था, वैसे स्टूडेंट्स ए से बी का पार्ट माइनस कर दो, बाकी बी को भी हटा दो, तो जो पोर्शन बचने वाला है ए के पास वो होगा स्टूडेंट्स ए माइनस बी। स्टूडेंट दिस इज ए माइनस बी। आई थिंक हमें पता चल चुका है ए माइनस बी क्या हो गया है। सिमिलरली अगर जो बी माइनस ए पता करना चाहूँ मैं, तो बी माइनस ए कैसे पता होगा स्टूडेंट, सिंपल है, ये यू, ये फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, ये ए, ये बी। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं क्या करूँगा, बी में से वो माइनस कर दूंगा जो कि ए में मिल रहा है। तो स्टूडेंट ये बचने वाला पोर्शन है शेडेड बी के पास जो बचेगा, ये बी माइनस ए हो जाएगा। तो आई थिंक ये हमें पता चल चुके हैं ए यूनियन बी कैसे शो करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कैसे शो करते हैं, ए माइनस बी कैसे शो करते हैं, और बी माइनस ए कैसे शो करते हैं। ओके ये बहुत ईजी है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, इसका इरेज करता हूं इसे। अभी कुछ और वेन डायग्राम से स्टूडेंट्स,
उन्हें मैं शो करता हूँ अभी। जैसे कि ए डैश को कैसे शो करूँगा। अब भाई ए डैश है तो एक ही सेट है अपने आप में, इसमें दूसरा सेट है ही नहीं है, ए डैश ही शो करना है। ये ए है, ए डैश का मतलब ए के यूनिवर्सल से ए के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दो, यू के जो एलिमेंट बचते हैं वो होता है ए डैश। तो स्टूडेंट ए डैश जो होने वाला है वो ये पोर्शन होगा, यानी जो बचा हुआ पोर्शन, ये जो बच पा रहा है ये ए डैश है। तो स्टूडेंट यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है, ए डैश बड़ी इजीली आ गया है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और भी सेट्स हैं और मैं आपको बताता हूँ आगे। डस्टर मेरा ये और कैसे शो कर सकते हैं, कुछ वेन डायग्राम्स और हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर जो मैं ए यूनियन बी का डैश और ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये अगर जो शो करना चाहता हूँ तो स्टूडेंट सिंपल है, पहले मैं क्यों ना ए यूनियन बी बना लूँ, ये यू हो गया, ये ए बी। तो स्टूडेंट ए यूनियन बी जो होगा वो कंप्लीट ये हो जाएगा। ए यूनियन बी का डैश की बात कर रहा हूँ, ए यूनियन बी का डैश, तो पूरे सेट से ए यूनियन बी को माइनस कर दो, मतलब यूनिवर्सल से। अभी डैश मैंने बताया था थोड़ी देर पहले डैश के लिए कि वो सेट ए सेट यू से माइनस कर दो, ऐसे इसका डैश मान लो तो ये सेट यू से माइनस कर दो। तो जो बचने वाला पोर्शन है स्टूडेंट, ये जो बचेगा इसे मैं बोलूँगा आपका ए ये स्टूडेंट होगा ए यूनियन बी का डैश। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का डैश स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये भी इंटरेस्टिंग है। यू फर्स्ट सेट सेकंड सेट। अब पहले ए इंटरसेक्शन बी को ही देख लो, ए इंटरसेक्शन बी ये दिख रहा है, पत्ती की तरह जो दिख रहा है। अब इसका डैश टोटल से कंबाइंड जो दिखाई दे रहा है पोर्शन, उससे स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो ए इंटरसेक्शन बी का डैश पता चल पाएगा मुझे। तो स्टूडेंट ये जो पता चल गया है मुझे, जो शेडेड पोर्शन है, अब एक्चुअल में इसका ये आंसर नहीं है, इसका ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है ये कंप्लीट शेडेड पोर्शन। जितने भी सेट के जो डायग्राम बनाए हैं मैंने, उस सब में शेडेड पोर्शन इज द करेक्ट आंसर। ए इंटरसेक्शन बी के डैश का मतलब है ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है वो आंसर है स्टूडेंट, ये आंसर नहीं है। ओके, इसका डैश शो किया है मैंने इसकी वजह से, तो ये भी रेज करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं ए और बी के सीमेट्रिक डिफरेंस की। ए सीमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाया। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट ए और ये सेट बी। तो स्टूडेंट्स ए सीमेट्रिक डिफरेंस बी क्या था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही था शायद, पता है आपको। अब ए माइनस बी कौन सा हो गया, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, यानी ए माइनस बी शेडेड और बी माइनस ए शेडेड, बाकी लीव इट। तो ए माइनस बी केवल इतना दिखाई दे रहा है मुझे, ये ओके, और बी माइनस ए कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है बी माइनस ए। तो स्टूडेंट्स ये हो गया ए सीमेट्रिक डिफरेंस बी, इसे मैं बोलूंगा ए सीमेट्रिक डिफरेंस बी, बिकॉज दिस इज a minus b and this is b minus a, and if we combine both, so we get a minus b union b minus a, which is called a is symmetric difference b. Understand students? Now let's we talk about De Morgan's law. De Morgan's law. सो स्टूडेंट डी मॉर्गन्स लॉ होता है, वो होता है ए यूनियन बी डैश। स्टूडेंट ए यूनियन बी का डैश निकालता हूं, यानी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालता हूं, ये निकलता है ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी
डैश। फिलहाल आपको ये समझना होगा ऐसे ही, क्योंकि स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस के अलावा जितने प्रूफ्स हैं, थ्योरम्स हैं, वो सारे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करा दूंगा। ओके, अभी इस वीडियो में केवल ये समझा था हम लोगों ने कि चैप्टर का कंसेप्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी का डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है ड्यू मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। एक जो होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, स्टूडेंट ये जाता है ए डैश यूनियन बी डैश, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा इसके अलावा एक और होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8, 9, 10 में, वैसे ही कुछ उसी की तरह है, बट ये होता है ऐसे है, अगर जो ए का यूनियन मैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालता हूँ, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के, तो स्टूडेंट्स ये ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी, ये इंटरसेक्शन है, बीच में काम करेगा। ऐसे स्टूडेंट अगर जो ए का मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं बी यूनियन सी के में, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये फिलहाल नॉर्मल फॉर्मूलाज लिखे हैं मैंने आपके लिए यहाँ पे, केवल फॉर्मूलाज। इनका प्रूफ भी दूंगा मैं, प्रूव कराऊंगा, कैसे प्रूव करेंगे, वेरिफिकेशन भी करेंगे। बट स्टूडेंट उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। तो स्टूडेंट आपको बता दूं, अगर जो ये वीडियो आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, आपने अच्छे से उम्मीद है समझा होगा, तो आप जो क्वेश्चंस करोगे, जब तक मेरा सेकंड वीडियो आएगा क्वेश्चंस और थ्योरम्स और प्रूफ्स के ऊपर, तब तक आप जो ही बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस करोगे। मुझे उम्मीद है कि 90% क्वेश्चंस आप ये जितना समझा दिया मैंने आज के वीडियो में, ये समझ के कर लोगे, क्योंकि बहुत सारा काफ़ी सारा मैटर इसमें कवर हो चुका है। सिंपल प्रूफ्स, क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, वही सब बचा हुआ है मैटर, वो नेक्स्ट वीडियो है। तब तक के लिए वेट कीजिएगा आप लोग। थैंक यू।